जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज के क्लास से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की दोनों जो बुक हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दोनों को एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, जिसमें से आज के क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 1 चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कोर्स आपका है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो या तो CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बोर्ड या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आपने ये भी सुना होगा कि उस समय जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक स्पेशल सेशन में एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, जिसे आपने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, वो एक ऐसा मूवमेंट था जिस मूवमेंट का सभी लोग बहुत ही बेसब्री से बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये जो हमें आज़ादी मिली थी ना, ये 1 या 2 दिन में नहीं मिली थी। इसके पीछे बहुत लंबा, इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड अर्डुअस फ्रीडम स्ट्रगल का ये रिजल्ट था। ठीक है। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल का रिजल्ट था, नेशनल मूवमेंट का रिजल्ट था ये। और एक और बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के बुक में, जो आपका नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान था। बहुत अलग अलग विचारधाराएं के लोगों का क्या था, योगदान था। आइडियोलॉजी के लोगों का योगदान था। तो होता क्या है, ये आपने अपने आस पास भी नोटिस किया होगा, जब भी कहीं भी अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, विचारधारा के लोग आके मिलते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि कभी भी वो किसी एक मुद्दे पे पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन क्या होता था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी होता था, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे। तो कभी भी वो क्या होते थे, किसी मुद्दे पे पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते सभी लोग। लेकिन इसके बावजूद दो गोल्स ऐसे थे जिसपे सभी लोग क्या थे, सहमत थे। वो गोल्स क्या थे वो हम समझते हैं। पहला सबका ये कहना था कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा, तो वो देश जो होगा वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाली देश बनेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। ठीक है, लोगों के क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन द्वारा क्या हो, बनाई गई सरकार हो। और दूसरा कॉमन गोल जो था, सबने स्वीकार किया था, वो था कि जो भी सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, वो सभी सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करनी चाहने वाली सरकार होनी चाहिए। स्पेशली जो गरीब लोग थे एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, ये नहीं कि किसी क्या करना चाहिए, किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए काम करने वाली सरकार बने। ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के, तब ये समय आ गया था कि ये जो गोल्स थे, इसके अलावा और जो हमने गोल्स फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जिस पे सबकी सहमति बनी थी, उनके तरफ काम करने का समय आ गया था। लेकिन ये जो टास्क था, ये बहुत आसान नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश का दोबारा जन्म हुआ था कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंस जो हमें मिला था, वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में मिला था। कैसे? जैसा कि आप पता है, आपने सुना भी होगा, एक तरफ हमें आज़ादी तो मिली थी, लेकिन हमें आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का बंटवारा देखने को मिला था। हमें हमारे देश के पार्टीशन को देखने को मिला था, जिससे न जाने कितने वायलेंस हुए थे, कितने कम्युनल राइट्स हुए थे, न जाने कितने लोगों को अपने खुद के घर छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है। इसका एक क्या कोट भी दे रखा है महात्मा गांधी का आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसमें उन्होंने ये कहा 14 अगस्त के रात के दिन, दैट टुमारो वी शाल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड। टुमारो विल thus be a day of rejoicing as well as of mourning.
आप ये महात्मा गांधी का कोट समझ के ही सोच सकते हैं कि वो समय कितना डिफिकल्ट वाला समय था हमारे देश के लिए। लेकिन इतने कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमारे जो देश के लीडर्स थे, जितने चैलेंजेस आते रहे, उस चैलेंजेस से वो क्या है, हटे नहीं। दे डिड नॉट लूज देयर साइट ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस फेसिंग द न्यू नेशन। वो डट के सामना किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें यही समझना है कि हम जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। ठीक है, कौन कौन से क्या थे, चैलेंजेस थे, और इस चैलेंजेस को हमारे देश के लीडर्स जो थे उस समय, हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इसको कैसे टैकल किया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो आइए हम इस चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। जो पहला चैलेंज है वो था हमारे लीडर्स के सामने जो आया था, वो था यूनिटी का। यानी द फर्स्ट चैलेंज वॉज टू स्टेब्लिश अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ये क्यों आया था? क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उस टाइम भी और आज भी हमारा देश जो है वो बहुत ही डाइवर्स, क्या है, बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी वाला देश है। यहाँ पे न जाने कितने भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, कितने कल्चर फॉलो किए जाते हैं, कितने रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। यानी देश जो था हमारा बहुत डाइवर्स कंट्री था। तो ऐसा उस समय लोगों ने कहा कि इतनी डाइवर्सिटी वाला देश जैसे इंडिया है, ये कभी यूनाइटेड रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, और ये डर तब बढ़ गया लोगों का जब हमारे देश को धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर क्या किया गया, और पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पहला चैलेंज हमारे लीडर्स के सामने, हमारे देश के सामने आजाद होने के बाद। फिर दूसरा चैलेंज था आपका कौन सा, डेमोक्रेसी का। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे डिफरेंट, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था, उनमें से दो कॉमन गोल पर उन्होंने क्या किया था, अपनी सहमति जताई थी, जिसमें से एक था कि हमारा देश जो होना चाहिए वो डेमोक्रेसी कंट्री होनी चाहिए। तो ये था सेकंड चैलेंज। क्यों था? क्योंकि हमने कह तो दिया था भैया कि हमारी जो सरकार बनेगी वो क्या बनेगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन उस डेमोक्रेटिक चीज को प्रैक्टिस में लाना, वो भी किसके हिसाब से, डेमोक्रेटिक के हिसाब से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आपने डेमोक्रेसी के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि एकदम इसमें क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो सरकार होनी चाहिए वो एक दबाने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी अभी जो थे हम, एक क्या थे, अंग्रेजों के शासन से छूटे थे। ठीक, हम एक कॉलोनी थे और हमें था एक डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाना था। तो दूसरा चैलेंज यही था डेमोक्रेसी का, उसको एक प्रैक्टिस में लाने का। ठीक है, उसको सही ढंग से अप्लाई करने का चैलेंज था। ठीक, इसके बाद जो तीसरा चैलेंज था हमारे देश के सामने, वो था विकास का, डेवलपमेंट का। ठीक है, यानी कि क्या चैलेंज था कि सबका जो विकास हो, वो जो विकास होना चाहिए वो सबका होना चाहिए, सारे सोसाइटी का होना चाहिए। जो पॉलिसीज बने वो क्या होनी चाहिए, सबकी विकास के लिए बननी चाहिए। ठीक है, और बढ़िया से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो कि पॉवर्टी को हटाने में क्या करे, काम करे। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस थे हमारे देश के सामने मेजरली तौर पर। तो आज का जो ये चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ द नेशन, इसके अंदर सिर्फ जो आपका यूनिटी वाला चैलेंज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस आए थे, कैसे कैसे इसको टैकल किया गया। बाकी के दो दो चैलेंज है आपके, पहला कौन सा हो गया, दूसरा जो आपका मतलब डेमोक्रेसी वाला हो गया, थर्ड जो हो गया डेवलपमेंट वाला। इसको हम आने वाले चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक यूनिटी के अंदर हमें तीन चीजों के बारे में समझना है। पहले हम क्या समझेंगे, पार्टीशन के बारे में समझेंगे कि जो पार्टीशन हुआ था वो कैसे हुआ था, उसको प्रोसेस क्या था। उसके बाद कैसे हमारे लीडर्स ने उसको टैकल किया पार्टीशन होने के बाद। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बारे में, यानी प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे किया गया। और थर्ड हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी जब आपका ये सब चीजें हो गई उसके बाद हमारे देश के अंदर बाउंड्री कैसे खींची गई, इंटरनल बाउंड्री कैसे खींची गई। क्योंकि उससे पहले जो अब अंग्रेजी का शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री थी बस उसको क्या था, मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्म पे नहीं, बस वैसे ही उन्होंने खींच दिया था। ठीक है, जो जहां तक उनका रूल था प्रिंसली स्टेट और उनके बीच में क्या किया गया था, खींच दिया गया था। तो तीसरा जो चैलेंज था वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का था चैलेंज। उसमें क्या क्या कैसे वो हमारे यूनिटी को क्या कर रही थी, चैलेंज कर रही थी। इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं भैया पार्टीशन के बारे में। तो देखिए,
ऑन द मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 दो कंट्री क्या थे, आज़ाद हुए थे, दो कंट्री बने थे। एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। ये जो डिवीजन हुआ था इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। आई थिंक इतना तो आपको पता होगा। तो ये जो देश बना था इंडिया एंड पाकिस्तान, पहले क्या था, ब्रिटिश के कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि जो आपका पूरा इंडिया था उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब हमारा इंडिया था प्री कॉलोनियल पीरियड में, माफ करिएगा, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, तो वो उसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या, बाद में इसी ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करके एक तरफ बना दिया गया इंडिया और दूसरी तरफ बना दिया गया पाकिस्तान। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, हमें ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, ये जो आइडिया था स्प्लिट करने का, पार्टीशन करने का, ये बेस्ड था टू नेशन थ्योरी पे, जो प्रपोज किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि जो भारत था वहां पे दो मतलब मेजर कम्युनिटी थे, एक था हिंदू, एक थे मुस्लिम। उनका ये कहना था कि जो मुस्लिम थे वो क्या थे, कम थे हिंदू के कंपेरिजन में। तो इससे होता क्या कि जब देश आज़ाद होता तो मुस्लिम लोग उतने डेवलप नहीं हो पाते जितना हिंदूज हो जाते, क्योंकि हिंदू क्या थे, मेजर में थे, मेजोरिटी में थे। तो इस वजह से उनका ये मानना था कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट नेशन की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने एक नया देश का क्या क्या डिमांड किया, जिसे पाकिस्तान कहा गया। ठीक, तो अब हुआ क्या, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय, वो इस पार्टीशन के क्या थी, अपोजिट थी। क्यों, क्योंकि ये जो आइडिया था इंडिया को रिलीजन के आधार पर डिवाइड करने का, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या था, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन फिर जब ये आइडिया रखा गया तब तो उसको मंजूर नहीं था कांग्रेस को, लेकिन फिर जब समय बीता आपका 1914 के अराउंड, कुछ ऐसे भैया परिस्थितियां बनी जिससे हुआ क्या कि बाद में जाके भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी हाँ करना पड़ा। यानी क्यों हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, जो इंक्रीज कंपटीशन जब बढ़ा, क्योंकि जब मुस्लिम लीग शुरुआत में था तो उसकी जो सीट थी भैया ना, वो सीट बहुत क्या थी, कम थी। लेकिन जब आपका समय बीता तो मुस्लिम लीग क्या हुई, धीरे धीरे मेजोरिटी में आने लगी। तो इस वजह से जो ये डिमांड था ये धीरे धीरे क्या हुआ, और बढ़ने लगा। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रोल था वो भी इसको क्या किया, बढ़ाया इसको। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ नेगोशिएशन हुए, कई प्रोटेस्ट वगैरह मुस्लिम लीग ने किए। ठीक है, कई जगह कम्युनल टेंशन भी पैदा कर दी मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो इस मजबूरी में आके कि भैया कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इससे बढ़िया जिन्ना को क्या करो, मुस्लिम को क्या करो, एक नया पाकिस्तान ही दे दो, एक नया नेशन दे दो, कम से कम शांत तो बैठ जाएगा वो। तो इस वजह से कांग्रेस ने क्या किया भैया, बाद में जाके हाँ कर दिया। इसको अगर आपको समझना है ना, तो अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पे, फ्रीडम एट मिडनाइट पर। ठीक है, ये हो सकता है भैया पूरी तरह से कहानी हो सकती है, ठीक है, पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, लेकिन जब आप वेब सीरीज को देख समझोगे तो इसमें यही सब समझाया है कि कैसे शुरुआत में जो कांग्रेस वगैरह थी उसको अपोजिशन में थी, लेकिन जब समय आपका बीता तो कैसे कांग्रेस को मजबूरन क्या करना पड़ा, हाँ करना पड़ा इस पार्टीशन के लिए, कैसे पार्टीशन हुआ। ठीक है, अब ये मत करेगा जैसे मैंने कह दिया आपको, तुरंत आप क्या किए भैया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सीधे चल दिए वेब सीरीज देखने को। ठीक है, ये क्या करना, कभी खाली समय रहता है, क्योंकि भैया 24 घंटे में कोई बंदा बहुत हो सकता है ब्रिलियंट वगैरह को छोड़ दो 16 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन ज़्यादातर 10-8 घंटा, अगर आप क्लास 12th में हो तो 8 घंटा बहुत है आपके लिए। 10 से 8 घंटा, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 10 से 8 घंटा बहुत है। बाकी टाइम में क्या होता है, माइंड फ्रेश करने के लिए ट्राई कर सकते हैं वेब सीरीज जो देख लेना। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी कि कैसे बाद में पहले कांग्रेस ने इसको अपोज किया, लेकिन फिर जब आपकी 1940s में मुस्लिम लीग धीरे धीरे मेजोरिटी में आने लगी तो इसकी डिमांड बढ़ती गई। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या थी, वो चाहती थी भैया पार्टीशन हो, जो ब्रिटिश सरकार थी उनको उसका फायदा मिलता। ठीक है, फिर आपके नेगोशिएशन हुए, मुस्लिम लीग ने कितने कम्युनल टेंशन वगैरह बढ़ाया, फिर बाद में जाके कांग्रेस को हाँ करना पड़ा। हम समझते हैं पार्टीशन के प्रोसेस को, कैसे पार्टीशन हुआ। देखिए, जो ये पार्टीशन था ब्रिटिश इंडिया का दो देशों में, ये सिर्फ एक पेनफुल नहीं था, बट इसको डिसाइड करना, इसको इम्प्लीमेंट करना भी डिफिकल्ट था। कैसे था वो समझते हैं। जब पार्टीशन किया गया इसको प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज के आधार पर किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये कहा गया
कि ब्रिटिश इंडिया में जो मेजोरिटी में मुस्लिम वाले एरिया थे वो आपके पाकिस्तान बन जाएंगे और सारी जो बचे कुछ एरिया होंगे वो सब आपके भारत में हो जाएंगे। ठीक है, ये आइडिया तो सिंपल दिख रहा है क्या, कि मेजोरिटी वाला एरिया भैया पाकिस्तान, बाकी बचे कुछ आपके इंडिया में। बट इसमें भी कई तरह की डिफिकल्टीज आई। वो क्या डिफिकल्टी है पहले हम समझते हैं। पहला था जियोग्राफिकल चैलेंजेस। वो क्या था, देखिए जब इसका भैया कर दिया गया डिसीजन तो ये नोटिस किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक कॉन्टिन्यूस क्या थी मुस्लिम मेजोरिटी रीजन या कोई बेल्ट नहीं थी, यानी लगातार कोई एक बहुत बड़ा कोई मुस्लिम मेजोरिटी रीजन नहीं था। केवल दो ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी रीजन थे, एक था इंडिया के क्या वेस्ट साइड में, एक था उसके ईस्ट साइड में। ठीक है, बट ऐसा कोई तरीका तो कर नहीं सकते क्योंकि बीच में पूरा ये क्या था भारत आ जाता। ठीक है, बट क्या देयर वॉज नो वे दिस पार्ट वुड बी ज्वाइन। तो ये डिसाइड किया गया कि जब पाकिस्तान नया देश बनेगा उसके अंदर दो टेरिटरीज होंगी। पहला बनेगा आपका वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा बनेगा आपका ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में आपका बांग्लादेश बन गया। ठीक है, जो कि सेपरेट रहेगा बाय ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक, अब इस पार्टीशन में दूसरा जो चैलेंज था वो था अपोजिशन फ्रॉम सम मुस्लिम लीडर। ये क्या था, देखिए जब डिसीजन ले लिया गया कि सारे मेजोरिटी मुस्लिम एरिया जो होंगे पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेजोरिटी मुस्लिम के मेजोरिटी एरिया थे जो क्या थे पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। इसका एक एग्जांपल था क्या, खान अब्दुल गफर खान जी ने फ्रंटियर गांधी भी कहा था। ये नाम आप याद रखिएगा, इससे आपका सवाल पूछ सकता है। जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के क्या थे, लीडर थे। वो इस पार्टीशन के क्या थे, अगेंस्ट थे। वो भैया पाकिस्तान में नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इनकी जो आवाज थी, इनकी जो बेसिकली जो ये नहीं चाहते थे अपोजिशन अपोज कर रहे थे, इसको क्या किया गया, सिंपली इग्नोर कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसको बाद में पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। फिर दूसरा तीसरा जो आपका चैलेंज था वो था डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल में। यानी जो अब इसको समझते हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तो उसमें क्या दिक्कत थे। देखिए अब पंजाब एंड बंगाल में भी कुछ ऐसे एरिया थे जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के थे, यानी मुस्लिम, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका पंजाब हो गया, ये कह दिया गया कि भैया पाकिस्तान में जुड़ेगा, ये कह दिया गया बंगाल में जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे रीजन थे जहां पे नॉन मुस्लिम एग्जिस्ट करते थे। इसमें भी कुछ ऐसे रीजन थे जो जिसमें क्या थे, नॉन मुस्लिम एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो दिस प्रोविंसेस को क्या किया गया, स्प्लिट किया गया बेस्ड ऑन रिलीजियस पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या थी, दिक्कतें आई। ठीक है, इतनी कंफ्यूजन आई कि ये डिसीजन लिया गया कि भैया इसको डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कई बार विलेज के लेवल पे भी क्या किया जाए, डिवीजन किया जाएगा। इस वजह से इतनी कंफ्यूजन थी, इसमें इतना काम करना था कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ये डिसीजन लिया ही नहीं गया, या कह सकते हैं इतने लोग थे जिनको पता ही नहीं चला भैया कि वो इंडिया में थे कि पाकिस्तान में थे। ठीक है, और फिर बाद में इसी को जब डिवीजन किया गया, इस वजह से आप देखते हैं पहले बंगाल क्या था, पूरा ऐसे था। लेकिन जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो ये तो आपका बन गया भैया ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो एरिया था ये बन गया आपका वेस्ट बंगाल। इसी वजह से आज आपका जो बंगाल है उसे जनरली क्या कहा जाता है, वेस्ट बंगाल कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फिर क्या दिक्कतें आई इसमें। फिर दिक्कतें क्या थी, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड। ये तो भैया होना था कि जब ये डिसीजन ले लिया गया ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, इसमें भी कुछ एरिया ऐसे थे जिनमें दोनों तरफ क्या थे, माइनॉरिटीज थे। मतलब कि पाकिस्तान में भी कुछ क्या थे, हिंदू में माइनॉरिटीज थे और भी रिलीजन के माइनॉरिटीज थे। इंडिया में क्या थे, मेजर तौर पर हिंदू थे, लेकिन उसमें भी कोई क्या थे, कुछ माइनॉरिटीज में क्या थे, मुस्लिम वगैरह थे। यानी मिलियंस ऑफ हिंदू एंड सिख्स इन पाकिस्तान एंड मिलियंस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया सडनली बिकेम माइनॉरिटीज। जो अभी तक भैया मेजोरिटी थे कहीं पे, वो माइनॉरिटीज में बन गए। कई लोगों को क्या किया गया भैया, उनके खुद के घर में, खुद के जगह पे, खुद के गांव में उनको एक फॉरेनर की तरह क्या किया गया, बर्ताव करना शुरू कर दिया गया। एक एलियन की तरह क्या किया, बर्ताव करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी दोनों की तरफ के थे, चाहे पाकिस्तान चाहे भारत, वो एक इजी टारगेट बन गए। जो वायलेंस उस समय हुआ, जो अटैक के क्या बने, एक इजी टारगेट बन गए वो लोग। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आपका वायलेंस पढ़ा, इसका क्या था, किसी ने कभी भी एंटिसिपेट भैया किया ही नहीं था, ना ही इसको कोई प्रॉपर प्लानिंग किया गया था इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, उस समय जो लीडर्स थे, लोगों ने सोचा भैया कि जो वायलेंस आपका बढ़ हुआ है वो क्या होगा, वो टेम्परेरी बेसिस पे है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब समय बीता आपका
तो ये वायलेंस जो था वो इतना बढ़ गया कि आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ गया, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक चला। तो विथ नो अदर चॉइस, जो माइनॉरिटीज थे, जो दूसरे देश में नहीं जाना चाह रहे थे, उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि इतनी उन पर हिंसा बढ़ गई, उतनी अटैक बढ़ गए, उनको फॉरेनर की तरह ट्रीट करने लग गया, उनको अपना घर क्या करना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा कुछ ही घंटों में, ठीक है। तो ये था आपका भैया प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब समझते हैं पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ। पार्टीशन का प्रोसेस तो यही था भैया, क्या कि हमने समझ लिया, टू नेशन स्टेट थ्योरी हमने समझा, ठीक है, कैसे कांग्रेस अपोज थी, फिर कांग्रेस अपोज थी, फिर बाद में उसने हाँ कर दिया, ठीक है। फिर पार्टीशन जब डिसाइड कर लिया गया कि इसको क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी के आधार पर, यानी मेजोरिटी जो पाकिस्तान, मेजोरिटी में मुस्लिम जो एरिया थे पाकिस्तान, बाकी आपका हिंदुस्तान। लेकिन उसमें भी क्या थी, दिक्कतें थी। वो क्या दिक्कतें थी वो अभी हमने देखा। पहला दिक्कत था आपका ज्योग्राफिकल वाला, ठीक है। दूसरा आपका दिक्कत था क्या भैया, कि कुछ जो मेजोरिटी एरिया के मुस्लिम से वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, जैसे खान फ्रंटियर गांधी का हमने नाम सुना, ठीक है। फिर हमने क्या सुना, डिवीजन ऑफ पंजाब और बंगाल में थे जो हुआ, उसमें भी कुछ रीजन ऐसे थे जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, उनका दिक्कत यहाँ पे पड़ा। फिर अब दोनों साइड पे जब बट गए तो वहां पे क्या थे, दोनों माइनॉरिटीज रह गए, यानी जो अभी तक मेजोरिटी में थे वो अब क्या हो गए, वो माइनॉरिटी में रह गए। वो अपने घर में एक फॉरेनर की तरह ट्रीट करने जाने लगे। उन पे क्या किया गया, अटैक किया गया, वायलेंस करने, और वो वायलेंस इतना बढ़ गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। इस वजह से जो माइनॉरिटीज थे उनको अपने खुद का घर छोड़ के जाना पड़ गया। क्या करना पड़ा, अपना खुद का घर छोड़ के जाना पड़ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोसेस। अब समझते हैं इस पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए। तो देखिए, पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, मास किलिंग एंड एट्रोसिटीज। यानी ये तो होना ही था भैया, जब जाति के नाम पे क्या होगा, पार्टीशन किया गया, तो उससे क्या हुआ, दोनों तरफ जो लोग नहीं छोड़ के जा पाए उनको क्या किया गया, कत्ल कर दिया गया, किलिंग्स, बहुत ज्यादा हत्याएं हुई, एट्रोसिटीज हुई दोनों साइड ऑफ बॉर्डर के, ठीक है। रिलीजन के लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। आपने सुना होगा कई बार, लोग ट्रेन रोक रोक के भैया वहां से चुन चुन के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया गया दोनों साइड की तरफ से, ठीक है। और दूसरा तारीख क्या था कॉन्सिक्वेंसेज की, कई जगह भैया कम्युनल जोन्स बन गए, जैसे सिटी जो लाइक लाहौर जो थे, कोलकाता, अमृतसर में, वो कम्युनल जोन में डिवाइड हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, जो भैया हिंदू सिख वाली मेजोरिटी एरिया थे, उसमें जो मुस्लिम वहां के आसपास थे वो जाना ही छोड़ दिए, वो अपना उसी एरिया में बन रह गए। और जो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में थे, उस एरिया में हिंदू और सिख वगैरह जाना छोड़ दिए। यानी कम्युनल इनका एक जोन बन गया ना, ये इधर नहीं जाते थे, ठीक है, जहाँ पे जो माइनॉरिटी में थे वो मेजोरिटी वाले एरिया में नहीं जाते थे, ठीक। एक कम्युनल जोन ये बना के रह गए, एक मतलब घिर के रह गए भैया वहां पे। तीसरा क्या था, मास माइग्रेशन या रिफ्यूजी क्राइसिस। अब जब माइनॉरिटी जो थे उनको जब अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, ये क्या पे घर छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें टेम्परेरी शेल्टर लेना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप वगैरह में इनके लिए बनाया गया, ठीक है। पीपल, लोग जो थे वो किसी भी तरीके से ऑप्टिन ट्रेवलिंग ऑन फुट, कितना लंबा लंबा, सोचिए दिल्ली वगैरह से, उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान वगैरह, उतना लंबा पैदल ही लोग चलना शुरू कर दिए। इतनी हिंसा बढ़ गई थी, इतनी किलिंग वहां पे बढ़ गई थी, इतना खौफ लोगों के अंदर बढ़ गया था, ठीक है। एंड इवन जब वो जाना शुरू कर दे भैया, छोड़ के जाने के, उनकी जर्नी के दौरान भी उन पे हमला किया। ऐसा नहीं कि वो जब अब घर पे थे तब तो हमला किया जा रहा था, लेकिन जब वो जाना छोड़ दिए, उनके रास्ते में भी उन पे हमला किया गया, ठीक है, उनको हत्याएं की गई। इसका इम्पैक्ट समझते हो वुमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर क्या हुआ, ठीक है। दोनों साइड जो महिलाएं थी उनको अगवा किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई, ठीक है। जो नहीं माने उनके भैया हत्या कर दिया गया, उनका बलात् रेप किया गया, ठीक है। एंड समवेयर क्या किया, कई जगहों तो ये किया गया कि जो महिलाएं थी उनके खुद परिवार के द्वारा ही उनकी हत्याएं कर दी गई, टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली ऑनर, ठीक है। तो कई बच्चे जो थे वो खुद के माँ बाप से बिछड़ गए अपने ये। इसका एक एग्जाम्पल, अगर आपने मिल्खा सिंह, जो भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखा होगा, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में जो मिल्खा सिंह थे, उन्हें अपना घर बार कैसे छोड़ के भागना पड़ा था, वो एक रेफ्यूजी कैंप वगैरह में रहे थे, ठीक है। तो वो कहानी पिक्चर से उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अगर किसी ने पिक्चर देखा हो तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। इसी बात हम समझते हैं पार्टीशन एज एन एब्सोल्यूट डिवीजन। यानी ये जो पार्टीशन हुआ था ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, एक नक्शा का या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही नहीं था। इस सब में क्या था, फाइनेंशियल जो एसेट्स थे, एक तो भैया अंग्रेज जो थे पहले से सब लूट के ले गए थे, उसके बाद जो बचा कुचा था उसका भी बंटवारा किया गया।
यहाँ तक कि जो आपके ऑफिस के सप्लाई थे, कुर्सियों का, टेबल का, टाइपराइटर का, किताबों का, जो पुलिस बैंड के जो पुलिस के बैंड वगैरह थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनका तक बंटवारा किया गया भारत पाकिस्तान में। रेलवे के कर्मचारियों का, गवर्नमेंट कर्मचारी तक का बंटवारा किया गया इसमें, ठीक है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था, ये ध्यान आप दीजिएगा, इसका कॉन्सिक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नोट आप दीजिएगा कि इस पार्टीशन में ऐसा कहा जाता है लगभग 80 लाख लोग जो थे वो माइग्रेट किए क्रॉस द बॉर्डर, एंड लगभग 5 से 10 लाख लोग इस पार्टीशन के दौरान मारे गए थे। ये तो क्या है भैया, आपके सरकारी आंकड़े हैं, और हम सब जानते हैं सरकारी आंकड़े पहले टाइम जो आते थे वो कहीं ना कहीं हमेशा इसको कम करके दिखाया जाता होगा। जब इस सरकारी आंकड़े इतने बड़े तो आप सोचिए रियलिटी में कितनी लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा होगा, कितने लोगों की हत्याएं हुई होंगी, ठीक है। तो ये थे भैया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। इसमें और समझते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के अलावा जो कुर्सी मेज सब बट गए, उसके अलावा भी एक और इशू था। वो क्या था कि जो हमारे इंडिया के नेशनल लीडर्स थे वो तो कभी हमने सुना, अभी पढ़ा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी इसके क्या थी, ये जो पार्टीशन हुआ इसमें नहीं मानते, टू नेशन थ्योरी में क्या थी, नहीं मानते। वो तो परिस्थितियां उस समय मुस्लिम लीग ने ऐसी क्रिएट कर दी, जिन्ना ने ऐसी क्रिएट कर दी कि मानना पड़ गया, लेकिन रियलिटी में अंदर से कोई भी नहीं तैयार था, ठीक है। हाउएवर इंडिया का डिवीजन किया गया रिलीजन लाइन पे, पर यहाँ पे एक सवाल उठा, क्या ये भारत को ऑटोमेटिकली हिंदू नेशन बन जाता है? जाहिर सी बात है, जब रिलीजन के आधार पर किया गया तो सवाल तो उठेंगे, क्या भारत अब एक हिंदू नेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इवन आफ्टर लार्ज माइग्रेशन, लगभग जो इंडियन पॉपुलेशन थी उस समय, उसमें से 12% जो थे मुस्लिम्स के रह गए थे, और उसमें भी क्या थे, और भी अदर माइनॉरिटीज के लोग थे, सिख्स थे, क्रिश्चियन थे, जैन्स थे, बुद्धिस्ट थे, पारसीस थे, ज्यूस थे भैया। सवाल हुआ इनके साथ अब क्या बर्ताव किया जाएगा जब अब भारत हिंदू नेशन बन जाएगा, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी वो तो भैया बनी थी मुस्लिम लोग का आपका प्रोटेक्ट करने का, तो वैसे ही जिसने पाकिस्तान का डिमांड किया, तो वैसे ही आपका एक हिंदू नेशनलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जब जिन लोगों ने हिंदू नेशन का क्या किया भैया, ये डिमांड उठाया। लेकिन हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उस समय वो इक्वलिटी में क्या करते थे, मानने वाले लोग थे। तो ये कहा गया कि इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, इस वजह से ये कहा गया कि इंडिया को शुड नॉट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी वन रिलीजियन, ठीक है। ये कहा गया कि जो सिटीजनशिप होगी वो रिलीजन के बिलीफ के नहीं आधार पर नहीं डिटरमाइन किया जाए किसी का भी नागरिकता, ठीक है। और ये विजन जो है हमें आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखता है, जो लीडर्स ने उस समय कदम उठाया। ये हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सेक्युलर वर्ड जुड़ा हुआ है, वो सब चीजें यहीं से आई, कैसे हमारा देश एक सेक्युलर नेशन बना, क्यों हमारा देश हिंदू नेशन नहीं बना, ठीक है। क्योंकि उस समय भले ही छोड़ गए, लेकिन जो बच गए भैया उनका क्या होता अगर हमारा हिंदू नेशन बन जाता, ठीक है। ये सब चीजें उस समय थी। अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की कहानी क्या है। तो देखिए, जब आपका ब्रिटिश इंडिया था, जब आपका ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, पार्टीशन वाली बात की नहीं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। आपका जो ब्रिटिश इंडिया था वो आपका दो भाग में था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे, डायरेक्टली कंट्रोल में थे। ये बात हो रही है आपकी प्री इंडिपेंडेंस की, ठीक है। और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट जो कि वहां के लोकल राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे, बट वो क्या थे, अंडर सुपरमेसी थे ब्रिटिश के क्राउन के, ठीक है। इसे पैरामाउंटेसी या सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया आपके दो में थे, एक थे प्रिंसली स्टेट, एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। अब यहाँ समझते हैं दिक्कत क्या है इसमें। तो देखिए, जब ब्रिटिश ने ये अनाउंस कर दिया कि वो क्या करेंगे, भारत छोड़ के चल जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी था कि उनका जो कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट के ऊपर, राजा महाराजाओं के ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय लगभग जो 565 प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थीं, वो अब लीगली इंडिपेंडेंट बन गई। ब्रिटिश इतने चालाक थे, उन्होंने क्या किया भैया, यूनिटी तोड़ने के चक्कर में, भारत का कि कभी यूनिटी ना रह पाए, उन्होंने क्या किया, ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको खुली आज़ादी दे दी। उन्हें कहा या तो भैया तुम इंडिया ज्वाइन कर सकते हो, या तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तुम्हारी मर्जी, तुम इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। ये जो डिसीजन था उन्होंने लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा, वहां के जो लोग थे उन्होंने, जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर ये छोड़ दिया, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर सारे जो राज्य थे प्रिंसली स्टेट 565 रियासतें थी, इनमें से
आधे भी अगर इंडिपेंडेंस रहने या पाकिस्तान ज्वाइन करने का चूज कर लेते तो ये तो भैया डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है इंडिया की यूनिटी पे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे अपीयर भी होना शुरू हो गया। पहले क्या थे भैया, जो त्रावणकोर के रूलर थे उन्होंने क्या कहा, अनाउंस कर दिया कि जो उनका राज्य होगा वो इंडिपेंडेंस रहेगा, ना ही पाकिस्तान में जुड़ेंगे ना ही फिर वो क्या हिंदुस्तान में जुड़ेंगे। फिर उसके बाद निजाम हैदराबाद ने भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपके जो नवाब बेंगू भोपाल थे, वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो भी इसके अगेंस्ट थे, यानी जो वो भारत में नहीं जुड़ना चाह रहे थे। ऐसे ही कई अलग अलग रियासतें के बहुत सारे राजा थे जो भारत में नहीं जुड़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये जो एक्शन थे, दीज रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया फ्रेगमेंटिंग इनटू मैनी स्मॉलर कंट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये समझते हैं कि भैया प्रिंसली स्टेट जो थी, ये राजा महाराजा थे, ये जुड़ना क्यों नहीं चाहते थे। अभी हमने पढ़ा इंडिया जो था उसने अनाउंस कर दिया था, उसका जो मेन एम था वो था एक डेमोक्रेसी कंट्री बनना। अब जब ये जो प्रिंसली स्टेट राजा महाराजा थे जब ये इंडिया में जुड़ जाते तो भैया इनकी जो राजशाही थी वो तो छिन जाती, क्योंकि वो थे नॉन डेमोक्रेटिक के तरीके से रूल करते थे। जब ये भारत में जुड़ जाते तो क्या होता, उनकी डेमोक्रेसी छिन जाती, वो अपने लोगों को डेमोक्रेटिक राइट जो थे वो प्रदान ही नहीं करना चाहते थे। ये थी यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ये सब दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार ने उस समय जो हमारे लीडर्स थे वो क्या अप्रोच उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो देखिए, द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज नॉट डिटरमिन टू लेट इंडिया डिवाइड इंटू स्मॉल प्रिंसली स्टेट, यानी ठान लिया गया कि भैया कि हम भारत को स्मॉल प्रिंसली स्टेट में क्या होंगे, डिवीजन नहीं करने देंगे। अब मुस्लिम लीग थी भैया, उसने क्या किया, इसका अपोजिशन स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो भैया उसके लिए फायदा होता। अब क्योंकि कई इस राज्य में क्या थे जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनके वो चाहते थे वो क्या करते, पाकिस्तान में जुड़ जाते तो उनके लिए तो ये फायदा ही होता। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेन रोल निभाया जो भारत को जोड़ने में, प्रिंसली स्टेट को भारत में जोड़ने का, वो था हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो उस समय हमारे भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे। दी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग दीज स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। उन्होंने डिप्लोमेसी का प्रयास किया। ठीक है, यानी फुसलाया, जहां नहीं फुसलाने का काम पड़ा वहां पे उन्होंने हड़काया, मिलिट्री इंटरवेंशन का यूज किया गया। ये हैदराबाद में यूज किया गया। ठीक है, बहुत सर्टेन केस में यूज किया पाया जहां जरूरी पड़ गया था। ठीक है, जो ये इंटीग्रेशन किया गया, गवर्नमेंट ने इसको इंटीग्रेट करने के लिए तीन चीजें जो थी क्या थी, कंसीडर किया। वो कौन सी तीन चीजें थी वो समझते हैं। पहला, गवर्नमेंट ने ये कंसीडर किया कि जो मोस्ट पीपल जो प्रिंसली स्टेट में रह रहे थे वो इंडिया ज्वाइन करना चाह रहे थे, ना कि इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। दूसरा, जो आपकी सरकार थी उस समय, वो कुछ उन्होंने कहा कि कुछ जैसे मैंने बताया ना फुसला के डिप्लोमेसी के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि हम आपके राज्य को कुछ ऑटोनॉमी देते हैं, आप हमसे जुड़ जाइए, लेकिन आपकी जो राज्य की ऑटोनॉमी रहेगी वो बनी रहेगी, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी या फिर कल्चर जो है वो आपकी बनी रहे। फिर ये कंसिडर किया गया कि आफ्टर पार्टीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि इंडिया यूनाइट रहे, अपनी बॉर्डर को सिक्योर करे, क्योंकि एक झटका तो पार्टीशन का लग चुका था, और अगर दूसरा झटका लग जाता भैया, ये मानते नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे देश के लिए, हमारे देश की यूनिटी के लिए। ठीक है, तो बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हेल्प्ड इंटीग्रेट मोस्ट प्रिंसली स्टेट इनटू यूनियन, यानी पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू कई राज्य क्या थे, भारत में जुड़ गए। ठीक है, उस समय रूलर्स जो थे उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या किया गया, साइन कराया गया, जिसमें उन्होंने एग्री किया दे टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो भैया रजिस्ट किए इसको, वो जुड़ना नहीं चाह रहे थे, जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था, मणिपुर था। ठीक है, इनकी क्या कहना थी वो समझते हैं। जूनागढ़ को शॉर्ट में समझाता हूं मैं। तो जूनागढ़ का नवाब था, वो क्या था भैया, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। क्या कहा, जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान का ज्वाइन करना चाहता, लेकिन वहां के जो पीपल थे, अभी हमने देखा कि कंसिडर किया गया कि जो लोग क्या चाहते थे वहां पे, पर वहां वही कंसिडर यहाँ पे देखा गया कि वहां के जो लोग थे वो इंडिया का पार्ट करना चाहते थे। इस वजह से वहां पे एक प्लेबिसाइड कराया गया। प्लेबिसाइड मतलब लोगों द्वारा वोट कराया गया कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो। तो उससे जब वोट कराया गया तो इससे कंफर्म हो गया कि वो चाहते थे इंडिया में ज्वाइन करना, और ऐसे जूनागढ़ को क्या किया, प्लेबिसाइड के द्वारा भैया ज्वाइन करा दिया गया इंडिया में। ठीक है, नवाब को भैया कंसीडर इन्हें किया कि तुम क्या हो, जब तुम्हारे लोग जब चाहते हैं, तुम्हारे से हमें मतलब नहीं है। अब कहानी आई हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर की।
ठीक है, इनमें थोड़ी और दिक्कतें आई। एयर इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड मोर कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन एंड इन सम केसेस मिलिट्री इंटरवेंशन। हम समझते हैं सबसे पहले कहानी हैदराबाद की। देखिए जो हैदराबाद था वो सारे प्रिंसली स्टेट 565 रियासतें थी, उनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जो कि चारों तरफ से भारत में क्या था, सराउंडेड था। ठीक है, जो आपका हैदराबाद था ना उस समय, जो ओल्ड हैदराबाद था उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी रीजन आते थे, ना कि सिर्फ आज का जो प्रेजेंट हैदराबाद हमें दिखता है। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा रियासत था। अब हुआ क्या कि वहां का जो रूलर था उसे निजाम कहा जाता था। वो दुनिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट क्या था, मैन था। वो क्या था भैया, वो भारत में नहीं जुड़ना चाहता था, वो चाहता था कि हैदराबाद जो रहे वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, उसने नवंबर 1947 में एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ, जिससे क्या हुआ कि ये जो फाइनल डिसीजन था वो क्या हो गया, डिले हो गया। यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी, क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन कर लिया था लगभग 1 साल का, कि कोई बात इस पे आप नहीं कर सकता, हम इस बात ही नहीं करेंगे, तो इससे क्या हुआ, 1 साल का डिले हो गया। यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ, ये मामला सुलझा नहीं। अब हुआ क्या, उसी टाइम जो हैदराबाद के लोग थे, स्पेशली जो तेलंगाना वगैरह के फार्मर्स थे, वो क्या थे, उसको जो निजाम था ना बहुत ज्यादा उनको दबा के रखता था, हड़का के रखता था। जब उन्होंने ये सुना कि उसने स्टैंडर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, तो उन्होंने रोज अगेंस्ट हिम उन्होंने एक मूवमेंट चालू कर दिया। उस मूवमेंट में बाद में कई महिलाएं, कई कम्युनिस्ट और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी वो भी आके उसमें ज्वाइन कर गई। अब इससे क्या हुआ भैया, देख के निजाम घबरा गया। निजाम घबरा गया तो उसने क्या किया, इस अपराइजिंग को क्रश करने के लिए उसने पैरामिलिट्री फोर्स, उसकी एक तरफ से प्राइवेट मिलिट्री फोर्स थी जिसे रजकार कहा जाता था, लोगों के ऊपर छोड़ दिया, उनको पूरी छूट कर दी। वो भैया ऐसे थे कि उन्होंने लोगों का हत्याएं करना स्टार्ट कर दिया, उनके रेप किए, उनको लूटा, टारगेटिंग पार्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम वगैरह लोग थे। तो हुआ क्या, जैसे सिचुएशन बढ़ता गया, खबर अब ये खबर तो फैलेगी कि जब इतनी हत्याएं करना शुरू कर दिया, लोग क्या थे, हैदराबाद की बाहर भागना स्टार्ट कर दिए बॉर्डर की तरफ। जब लोग बैठे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे भारत की थी, उसने जब देखा भैया इतनी सिचुएशन बिगड़ गई है, तो ये डिसीजन लिया गया कि हम जो होंगे इसको टैकल करने के लिए अपनी आर्मी भेजेंगे, सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, सितंबर 1948 इंडियन जो आर्मी थी वो क्या हुई, इस निजाम की फोर्स को, रजाकार को कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद में पूरी तरह से घुस गई। और आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग निजाम ने आखिर लास्ट में जाके भैया सराउंड कर दिया। एंड इस कारण क्या हुआ, हैदराबाद आपका इंडिया में आके इस तरह से जुड़ गया। यानी दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। यानी कहीं तो डिप्लोमेसी का प्रयोग किया गया आसानी से, जैसे आपका जूनागढ़ वाला केस हो गया, कहीं जब नहीं माना गया तो जबरदस्ती उसने क्या किया भैया, ये सब हत्याएं चालू कर दी। तो इसको देख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलिट्री अपना लाना पड़ा, आर्मी को डालना पड़ा, और फिर जब निजाम सरेंडर किया तो इससे क्या हुआ, हैदराबाद आके भारत में जुड़ गया। अब समझते हैं मणिपुर की क्या दिक्कत थी। देखिए, आफ्टर फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस जो मणिपुर के महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था भारत के साथ, इस आधार पर कि जो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगी वो बनी रहेगी, इट वुड बी मेंटेन। ठीक है, लेकिन फिर जब समय बीता तो उसके ऊपर जब लोगों का दबाव पड़ने लगा, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, महाराजा ने क्या किया, उसने इलेक्शन करा दी मणिपुर में जून 1948 में। और इससे क्या हुआ, इलेक्शन वगैरह होके जो मणिपुर का राज्य था वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। यानी मणिपुर आपका पहला राज्य था पूरे भारत में इलेक्शन कराने वाला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, या सवाल पूछ सकता है कि पहला भारत का कौन सा राज्य था जिसने इलेक्शन कराया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, यानी राजा जो रहता है वो भी रहता है और साथ में असेंबली भी बनी रहती है। तो अब हुआ क्या, इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली देयर वेयर शार्प डिफरेंसेज ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर। ये मर्जर किया गया था उसमें भैया बहुत सारे डिफरेंसेस थे, कुछ का कहना था कि हमें नहीं जुड़ना चाहिए था, कुछ कहना था हमें क्या है, जुड़ना चाहिए था। ठीक है, यानी जो कांग्रेस थी वो भैया मर्जर होना चाहती थी, ये हटाना सब चाहती थी, लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी वो इसको अपोज कर रही थी। लेकिन जब समय बीता भैया, भारत सरकार क्या हुई, महाराजा को प्रेशराइज करने में सक्सीड हो गई, और उससे क्या किया भैया, मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लिया गया सितंबर 1949 में, बिना जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उससे क्या कंसल्ट किए।
तो इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उन्होंने जो लोगों को चुना उनसे बिना कंसल्ट किए महाराजा ने साइन कर दिया मर जाए। ठीक है, और इसी कारण आज भी इसके रिप्रिकॉशन जो है मणिपुर में हमें देखे जा सकते हैं, यानी द रिप्रिकॉशन ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ड। ठीक है, तो मणिपुर में आजकल जो हिंसा हो रही है उसका एक कारण ये भी है। अब हम समझते हैं कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का जो मुद्दा है, वैसे आपका इसको डिटेल में हम जो क्लास 8 वहाँ पड़ेगा, जो चैप्टर 8 दिया है आपका इस बुक के अंदर, ठीक है, रीजनल एस्पायरेशन, उसके अंदर डिटेल में दे रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो क्या थे, वो जम्मू कश्मीर को ना इंडिया में जुड़ना चाहते थे ना वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते, वो क्या चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन वहाँ की जो जनता थी ना, मेजोरिटी में क्या थी, वो मुस्लिम जनता थी। तो पाकिस्तान क्या चाहता था कि हमारे में जुड़ रहा है, पाकिस्तान पहले सोच के रखा था, लेकिन हरि सिंह थे वो ना दोनों में जुड़ना नहीं चाहते थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसको जोड़ने के लिए अक्टूबर 1947 को अपनी ट्राइबल फोर्सेज क्या की, तैयार की। ठीक है, वहां पे तैयार लोकल को तैयार किया और क्या किया, कश्मीर पे हमला कर दिया। अब जब कश्मीर पे हमला कर दिया तो महाराजा भैया क्या हुए, घबरा गए। वो क्या, इस हमला को भैया उन्होंने न सोचा था और ना ही ये रोक पाते। तो जब ये रोक नहीं पाते तो ये क्या गए भैया, इंडिया की तरफ मदद मांगने। अब इंडिया की दिक्कत ये थी, इंडिया ने ये कहा कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर क्या है, हमला नहीं कर सकते। जब तक तुम हमारे ही देश का भाग नहीं बन जाओगे, हम डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसे क्या किया गया, इस तब महाराजा तो भैया क्या था, उसको मदद चाहिए थी, वो नहीं चाहता था पाकिस्तान में जुड़े, उसके लोगों की हत्याएं की जा रही थी। तो उसने क्या किया भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 को, जिससे क्या हुआ, कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया तो तब हमारी भारत की जो ट्रूप्स थी वो कश्मीर में घुसी। बट पाकिस्तान जो था कुछ हिस्से पहले ही ऑक्यूपाई कर चुका था, जिसकी वजह से आपको जो फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर इसी कारण हुआ था। ठीक है, बाद में एक सीज फायर डिक्लेयर हुआ जिसमें कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, एक जो इंडिया के बाद में और एक जो पाकिस्तान के बाद में कर दिया गया, जिसे हम पीओके नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, बाद में क्या हुआ भैया, आपका यूएन वगैरह में गए, यूएन ने क्या कहा कि वहाँ के लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, वहाँ के लोग से आप करा लो इलेक्शन, वो जो कहेंगे उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन ये इलेक्शन आज तक हुआ नहीं। ठीक है, और कश्मीर को क्या था भैया, एक स्पेशल स्टेटस जब महाराजा ने साइन कराया था हरि सिंह ने, उसने ऑटोनॉमी मांगी थी, स्पेशल स्टेटस मांगा था कश्मीर का, जो आर्टिकल 370 था। ठीक है, इसमें क्या होता था, कश्मीर का एक अलग झंडा था, कश्मीर के अलग नियम कानून थे। इससे क्या होता था, पाकिस्तान इसी का फायदा उठा के कश्मीर में के लोगों को बहलाता था। ठीक है, वहां पे क्या टेररिस्ट भेजता रहता था। इसी कारण बाद में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया और फिर 2019 में और पूरी तरह से कश्मीर को भारत में क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। इसके बारे में और डिटेल में हम जो है चैप्टर 8 में आपका पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं तीसरा जो चैलेंज था यूनिटी के अंदर ही, रीजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या दिक्कत है, यानी आपका क्या था यूनिटी में, पहला तो आपका इंटीग्रेशन वाला हट गया, सब सब देश आपके क्या हो, जो मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे वो आपके जुड़ गए। ठीक, फिर इसी में आपका क्या था, जो पार्टीशन वाला दिक्कत था वो आपका यहाँ पे खत्म कर दिया गया, पार्टीशन पूरे तरह से डिसाइड कर दिया गया। ठीक, अब तीसरा जो दिक्कत था वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का प्रॉब्लम था, वो क्या था हम समझते हैं। यानी आफ्टर पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, द नेक्स्ट चैलेंज वॉज टू रिड्रॉ इंडियाज इंटरनल स्टेट बाउंड्री। क्यों ऐसा था, तो देखिए, ये जो था मैटर, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मैटर नहीं था। ठीक है, बाउंड्रीज को ऐसे तरह ड्रॉ करना था ताकि वहाँ की जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्योरिटी थी, रीजनल जो लोगों की सभ्यताएं थी, वो क्या हो, वो नष्ट ना हो, वो बनी रहे और वो इंडिया की यूनिटी को अफेक्ट ना डाले। ठीक है, ड्यूरिंग जो कॉलोनियल रूल था उससे पहले जो आपकी बाउंड्री बनी थी वो क्या थी भैया, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ क्या थे, बना दिए थे ऐसे ही, या जो उनकी टेरिटरीज में जो आए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा किए थे उसके आधार पर उन्होंने कर दिया था, या जो टेरिटरीज रूल्ड बाय प्रिंसली पावर थी उसको एक अलग बाउंड्री के उस आधार पर क्या किया था, इन्होंने बना दिया था। अब इसी को जो बाउंड्री उन्हें दर्शाया था जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था, उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, डिस डिवीजन। इसे कहा गया था कि भैया एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। और उस समय वादा किया गया था नेशनल मूवमेंट के दौरान कि हम जो होंगे लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर जब देश आजाद होगा तो क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे।
ठीक है। आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी जो ऑफिसेज वगैरह थे उसको भी इसी के आधार पर क्या किया गया, उसी जब 1920 की केस की बात है तभी इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था उसी आधार पर। लेकिन जब आपका आज़ाद हुआ देश और जब पार्टीशन हो गया तो उससे क्या हुआ, हमारे लीडर्स क्या थे भैया, बहुत खौफ में आके उनको ये लगा कि अकबर अब अभी हम जो होगा देश को लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी नेशनल यूनिटी जो होगी वो वीक हो सकती है। ठीक है। ये भी सोचा, ये भी नोटिस किया गया कि इससे क्या होगा, जो हमारा देश होगा इट वुड डिस्ट्रैक्ट द नेशन फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री वाज फेसिंग। इसमें यह भी सोचा गया। ठीक है। फिर इस बात क्या किया गया कि इसको भैया पोस्टपोन कर दिया गया। उसमें डिसीजन ये लिया गया कि इस जो डिवीजन है आपका लिंग्विस्टिक आधार पर इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी और सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। अभी जो आपका प्रिंसिपल स्टेट का दिक्कत वो था अभी डिसाइड किस तरह से हुआ नहीं था, इस वजह से कहा गया। और पार्टीशन की जो मेमोरी थी वो अभी अभी फ्रेश हुई थी। ठीक है। इस वजह से कहा गया इसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है। ये जो डिसीजन था नेशनल लीडरशिप का, इसे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने, जो लोकल लोग थे हर राज्य के, उन्होंने इसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया कि तुमने नेशनल मूवमेंट में तो बड़ी बड़ी बातें की, लिंग्विस्टिक आधार पर करोगे, अब जब मौका आ गया है तो तुम ऐसा कर नहीं रहे हो। ठीक है। पहला डिमांड उठा कहाँ से, तो फर्स्ट डिमांड जो था इसका उठा फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, ये उठा फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ मद्रास प्रोविंस, जो कि नौ पार्ट ऑफ जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक आज के जो है वो आते थे। तो उसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, वो क्या कहे कि हमें तुम अलग राज्य बना के दो। ठीक है। इसके लिए एक विशालधारा मूवमेंट किया गया, कॉल्ड फॉर अ सेपरेट आंध्र स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर। एक सेपरेट आंध्र स्टेट की मांग उठाई गई केवल तेलुगु स्पीकर्स के लिए। ठीक है। एक पोत्ती श्रीमलू थे जो कांग्रेस लीडर थे, कि वेटरन गांधीयन थे, यानी गांधी जी के सपोर्टर वगैरह के साथ थे। वो क्या हुआ भैया, वो भूख हड़ताल पर चले गए और लगभग 56 दिन के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी, वो भूख हड़ताल करते करते उसी में उनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उससे क्या हुआ भैया, बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट बढ़ गया। ठीक है। फाइनली इस प्रोटेस्ट के कारण दिसंबर 1952 को सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और एक नया राज्य का गठन किया गया, आंध्र स्टेट, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग का क्या किया रखा गया। अब जब ये आंध्र प्रदेश का डिमांड बढ़ गया, होता है ना कि एक जगहों की जब बात मान लो तो फिर भैया बाकी के पीछे भी क्या करते हैं, उसी में लग जाते हैं कि हमें भी हमारी बात मानो जब तुमने उसकी बात मान ली। ठीक है। तो ये क्या किया भैया, इसने इंकरेज कर दिया डिमांड फॉर अदर स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज की लोग, और अदर स्टेट से भी क्या हुआ भैया, डिमांड आने लगे। तो इस डिमांड को देख के जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दे सेटअप स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया 1953 को, इस इशू को क्या करना, स्टडी करने का। ठीक है। कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि सारी स्टडी करके कि कैसे भैया बाउंड्री को डिवीजन किया जाए, सारी उसमें क्या की स्टडी किया गया, सबकी बात सुनी गई। कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो स्टेट बाउंड्री होगी वो लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन करनी चाहिए, किया जाएगा। ठीक है। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिससे क्या हुआ 14 स्टेट जिसमें और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है। इनसे जो लीडर्स थे, जब ये गठन वगैरह हो गया, पास हो गया एक्ट, तो लीडर्स जो थे उन्हें लगा कि भैया इसको लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड करके क्या होगा, हमारी नेशनल यूनिटी वीक हो सकती है। बट पॉपुलर प्रेशर लेट, बट इतनी डिमांड उसमें बढ़ गई तो क्या हुआ, मानना ही पड़ा इसको, एक्ट को, और एक्ट आपका लाया गया। ठीक है। फिर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रैक्ट था, जब एक्चुअली देखा गया कि ये इंडिया की यूनिटी को वीक ना करके बल्कि इसका स्ट्रेंथ करने का काम करिए, इसको डिवाइड नहीं करके और जोड़ने का काम किया इसने। ठीक है। तो हम समझते हैं इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहला इम्पैक्ट क्या था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो थी वो यार एक्सपेंड हो गया, यानी जो पावर था अब वो सिर्फ एक इंग्लिश, क्योंकि उस समय जो था जो जो लीडर्स थे वो ज़्यादातर क्या थे, इंग्लिश कम्युनिटी से, वो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स थे, एलाइड कम्युनिटी से आते थे। लेकिन जब ये डिवाइड हो गया तो और भी लोकल लीडर्स क्या थे वो पावर में आने लगे। ठीक है। मैनी रीजनल लीडर्स क्या थे उस समय इमर्ज हुए। फिर दूसरा क्या कि जो स्टेट बाउंड्रीज थी इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, वो और लॉजिकल बन गया, यानी लैंग्वेज बिकम अ क्लियर बेसिस फॉर स्टेट डिवीजन, रिड्यूसिंग द कंफ्यूजन उस समय रह रहा था। इससे क्या हुई, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट थी, दे हेल्प पीपल फील मोर कनेक्टेड टू देयर रीजन एंड द कंट्री। फिर
डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स एक्सेप्टिंग डिफरेंस इन लैंग्वेज कल्चर एंड रीजनल आइडेंटिटी। इससे क्या हुआ, ये दर्शाया कि भैया इंडिया में डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये हो सकता है कि जो डिफरेंसेज होती हैं लैंग्वेज में, कल्चर, रीजनल आइडेंटिटी को, उनको एम्ब्रेस करना, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी क्या हो, इससे एम्ब्रेस हुई, ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे भी कुछ, लेकिन हुआ क्या बाद में। अब जब प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट को एक्ट वगैरह ला दिया गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया सारे राज्यों को क्या किया गया, लिंग्विस्टिक के आधार पर क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो बॉम्बे स्टेट था उसमें बाइलिंगुअल लोगों को रखा गया, मतलब गुजराती और मराठी स्पीकिंग को लेके बॉम्बे स्टेट बनाया गया। लेकिन वो भी क्या हुआ, बाद में आफ्टर पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात क्या थे, बॉम्बे स्टेट को क्या किया, डिवाइड करके, जिसमें महाराष्ट्र मराठी एंड गुजरात में थे गुजराती स्पीकिंग लोग को गठन कर दिया गया 1960 में, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन पंजाब में हुआ। पंजाब में भी आपके दो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक जो था वो था हिंदी स्पीकिंग और एक था भैया पंजाबी स्पीकिंग। तो जो पंजाबी की स्पीकिंग लोग थे उन्होंने भी एक सेपरेट स्टेट की क्या की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया गया। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विथ अदर स्टेट। जब 1956 में आपका एक्ट पास हुआ उस समय इसको ग्रांट नहीं किया गया था, ठीक है। फिर जब आपकी क्या हुई, फिर आपकी पॉपुलेशन ये इसकी जो डिमांड थी बढ़ती गई, तो लगभग 10 साल बाद पंजाब को भी क्या किया, डिवीजन कर दिया गया और उसको क्या किया गया, हरियाणा हिमाचल प्रदेश क्या किया, एक नया राज्य बना दिया गया पंजाब से क्या किया, सेपरेट करके, ठीक है। फिर आपको 1972 में भी एक क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, टुक हुआ, ठीक है, जिसमें से मेघालय को आसाम से कार्व आउट करके 1972 में बनाया गया। ऐसे मणिपुर त्रिपुरा भी आपका इमर्ज हुआ एज ए सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर। फिर आपका स्टेट ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी आपके क्या हुए, बिंग में आए 1987 में। आपका नागालैंड भी बना, इट बिकम स्टेट मच अर्लियर इन 1963, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी सारे राज्यों में लैंग्वेज ही सिर्फ बेसिस नहीं था। इन लेटर ईयर क्या हुआ कि जो सब रीजन्स थे दे रेज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सब सेपरेट कल्चर के आधार पर भी क्या किया कि बाद में डिवीजन के लिए क्या हुई, बात उठने लगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया, बाद में 3 और सच स्टेट बनाए गए। ये जो छत्तीसगढ़ पहला बनाया गया, दूसरा उत्तराखंड बनाया गया है, झारखंड बनाया गया, जो कि 2000 में बनाई है। जो बने हैं ये कल्चर के आधार पर, ना कि लैंग्वेज के आधार पर इनका जो डिवीजन किया गया, ठीक है। बाद में आपका तेलंगाना भी क्या हुआ, इट इमर्ज एज ए न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014, ठीक है। तो जो आपका स्टोरी है रीऑर्गेनाइजेशन का, ये अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि देयर आर मैनी रीजन इन द कंट्री वेयर देयर आर मूवमेंट डिमांडिंग, अभी भी सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट की क्या है, डिमांड की जा रही है। दीज इंक्लूड महाराष्ट्र में विदर्भा के रीजन को अलग करने की बात अभी हमेशा चलती आ रही है। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन को एक नया राज्य बनाने की डिमांड चल रही है, हरित प्रदेश बनाने की, ठीक है। एंड नॉर्थर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल को अलग करने की बात डिमांड चल रही है। ये सब चीजें चलती आ रही हैं अभी तक, ठीक है। हो सकता है कभी बहुत पॉपुलर डिमांड बढ़ जाए तो उसको अलग भी कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। आखिरी जो सेपरेट किया गया था वो था तेलंगाना, फिर आपका लद्दाख वगैरह जम्मू से किया गया था, वो एक अलग कहानी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर इस बुक का स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।